जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बाकायदा सी लैंग्वेज का आगाज़ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर जो है हमारे 7 चैप्टर्स बनते हैं सी लैंग्वेज के। सी लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट कोर्स है आपकी। आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप करते हैं या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाते हैं, किसी भी डिग्री में आप जाते हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से, तो सी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे जितनी भी लैंग्वेजेस आप सीखेंगे बेसिक सी लैंग्वेज वाली कॉन्सेप्ट्स ही होंगे। इसके अलावा इसमें से ई कैट के हवाले से बड़े बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज आते हैं, तो अब सही पता लगेगा कि किसको कितनी समझ आ रही है। मैं campus.pk के ऊपर कुछ MCQs आपके साथ शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो आप लोगों को अंदाज़ा होता रहेगा कि आपकी कितनी तैयारी है और MCQs के हवाले से आप लोग शार्प हो जाएंगे। ठीक है, तो आज भी मैं कोशिश करूँगा जितना हमने पढ़ा है उसके मुतालिक कुछ MCQs जो है वो शेयर कर दूँ। और स्टूडेंट्स, कल मैंने पोस्ट की थी campus.pk पे, मैंने बहुत सारे पिक्चर्स अपलोड की थी पास्ट पेपर्स की। 2017 का जो कंप्यूटर साइंस का पास्ट पेपर था उसकी मैंने पिक्चर्स अपलोड की थी और आई होप आपने देख ली होंगी। आज मैं जाके चेक कर लेता हूँ उसका रिस्पांस क्या है। इसके अलावा जो आगे हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो टेस्ट में मैंने नहीं दिए वैसे आपको दूंगा सेल्फ असेसमेंट के लिए, आप उसे असाइनमेंट समझ लें, वो मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा किस तरह के MCQs आते हैं। बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज से। इसके अंदर मेन कीवर्ड्स, मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपने मद्देनजर रखने हैं। याद रखना है कि चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा थ्योरेटिकल है, लेकिन आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्चुअल हैं, टेक्निकल हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें समझना जो है वो टेक्निकलिटीज़ के ज़रिए से ही आपको आएंगी। उसके अंदर प्रोग्रामिंग है सारी, और फिर प्रोग्राम्स वगैरह, आउटपुट्स और एरर्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं सारी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो उसने डेफिनेशन लिखी हुई है प्रोग्राम की। तो एक चीज है प्रोग्राम, उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद ट्रांसलेटर्स। ये एक हायरार्की है लैंग्वेजेस को समझने के लिए। सबसे पहले ये इस तरीके से आपने इन 3 चीज़ों को समझना होता है, फिर अगली बात समझ में आती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम किसे कहते हैं। प्रोग्राम बेसिकली होती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत का सेट, हदायत का मजमुआ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई भी काम करने के लिए। इससे मुराद ये है, ध्यान से समझिएगा, हमारा कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा है, वो काम करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जो शख्स सॉफ्टवेयर बनाता है, जो प्रोग्राम करता है, जिसे प्रोग्रामर कहते हैं। जब बंदा प्रोग्रामिंग करता है तो वो प्रोग्रामर होता है, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। और प्रोग्रामिंग का अमल जो है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्राम लिखना। अब प्रोग्राम जब कंप्यूटर को दिया जाता है, जैसे मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं, तो मैं आपकी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। इसी तरह से जब प्रोग्रामिंग की जाती है, कंप्यूटर को प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शंस, हदायत दी जाती हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उसको उसकी लैंग्वेज में दी जाती हैं। तो फिर आती है हमारे पास लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस बेसिकली वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब लैंग्वेजेस हमारे पास 2 तरह की हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल और हाई लेवल। स्टूडेंट्स, लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि मशीन के क्लोज होती है, और मशीन के क्लोज होती है। और ये लैंग्वेज जो है इसकी आगे से मजीद 2 टाइप्स हैं। अच्छा, मशीन के क्लोज और ह्यूमन से दूर, मतलब हमारी समझ में नहीं आती लेकिन मशीन की समझ में आ रही होती है, क्योंकि ये लो लेवल है। ठीक है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें इंग्लिश में प्रोग्राम लिखा जाता है, ह्यूमन के क्लोज होती है, जबकि मशीन से दूर होती है, मशीन की समझ में नहीं आती। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ज़हन में रखनी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, और वैसे इसके बारे में आपको पहले भी पता होगा। फर्स्ट ईयर में जब मैंने आपको ट्रांसलेटर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था चैप्टर 5 का, तब भी मैंने इसके बारे में ब्रीफ आपको कर दिया था। अच्छा, अब ये चीज़ें मैं जल्दी जल्दी इसलिए गुजार रहा हूँ क्योंकि ये मैट्रिक में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी उन्होंने वहाँ भी पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी, तो ये चीज़ें वैसे ही आपको आनी चाहिए। मैं मेन इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि सी लैंग्वेज को समझने के लिए आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, उसके लिए ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, वरना इस यहाँ पे एक्सप्लेन करना ई कैट के लेवल पे ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, अब लो लेवल की हमारे पास 2 टाइप्स होती है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मुकम्मल तौर 0-1 में होती है, ठीक है, और कंप्यूटर को समझ में आ जाती है। हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो 0-1 में ही होता है, कंप्यूटर समझ जाता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में 0-1 इस्तेमाल नहीं होते। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स इस्तेमाल होते हैं। निमोनिक्स, ये याद रखना है, MCQ है। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज होते हैं। इनको निमोनिक्स पढ़ते हैं, वैसे शुरू में M लगता है लेकिन M साइलेंट होता है। अब निमोनिक्स जो होते हैं ये क्या है? निमोनिक्स इंग्लिश के शॉर्ट वर्ड्स होते हैं। लाइक अगर मैंने लोड एक्यूमुलेटर लिखना है, एक
निमोनिक है असेंबली लैंग्वेज में तो हम LD लिखते हैं, मूव लिखना है तो MOV लिखते हैं। ये वैसे फर्स्ट ईयर में मुझे याद आ गया, मैंने आपको फर्स्ट ईयर के कोर्स में जब मैं पढ़ा रहा था ECAT का, तब मैंने ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। तो ये निमोनिक्स यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज में। अब असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल है और मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल है। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि मुकम्मल तौर पे इंग्लिश होती है, इसके अंदर जो इंग्लिश में हम काम करते हैं। अब हमारे लिए तो आसानी हो गई, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना हमारे लिए आसान हो गया, लेकिन मुश्किल होती है कंप्यूटर के लिए। अब मार्केट में हाई लेवल बहुत सारी है, हमने जो C लैंग्वेज पढ़नी है, फिर C# है, C++ है, और बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं। आपकी बुक में एक पेज, ये जो नंबर 8 है, इसके सेकंड लास्ट पेज के ऊपर, लास्ट पे, उस पेज के बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो मेजर है उनके उसने जिक्र किया हुआ है। और याद रखिएगा जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब हर लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक किस्म का सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे कुछ लैंग्वेजेस गेम्स बनाने के लिए होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं जो कारोबार में, बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में साइंटिफिक एप्लीकेशंस बनती हैं। तो हर लैंग्वेज का एक अपना पर्पस होता है, हर लैंग्वेज के अंदर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, तो लिखा हुआ वहां पे उस पेज पे कि कौन सी लैंग्वेज किस लिए इस्तेमाल होती है। लाइक उसने फोर्ट्रान लिखा हुआ है, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। पहली मेजर हाई लेवल लैंग्वेज थी और 1957 में बनाई गई थी। ठीक है, इसमें ये डेट और इसकी फुल फॉर्म और जो इसकी मैंने आपको बताया पहली मेजर हाई लेवल लैंग्वेज थी। ये बात बुक में नहीं लिखी हुई है, मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई क्योंकि ECAT में हो सकता है पूछ ले। तो फोर्ट्रान जो है ये असल में इसके अंदर बनते थे साइंटिफिक एप्लीकेशंस। साइंटिफिक एप्लीकेशन से मुराद है जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, कन्वर्टर्स हो गए, छोटे छोटे जो साइंटिफिक कैलकुलेशन वाले सॉफ्टवेयर ये बनते थे। फिर कोबोल है एक लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कारोबारी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम इसको कोबोल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आगे हमारे पास जावा लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या वेब एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। वो एप्लीकेशंस, वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं, जो नेटवर्क के जरिए, इंटरनेट होगा तो चलेंगे। जैसे आजकल कितनी गेम्स हैं आपको पता है जो इंटरनेट के थ्रू चलती हैं, वो जो गेम्स हैं वो सारी की सारी जावा में बनी हुई हैं, या वो जो सॉफ्टवेयर हैं जो इंटरनेट से ऑनलाइन चलते हैं वो जावा में। तो जावा एक ऐसी मेजर लैंग्वेज है जो आज बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, फेमस है, क्योंकि इसके अंदर बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर फेमस हैं। कोई भी लैंग्वेज फेमस तब होती है जब उसके अंदर बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर फेमस हो जाए। फिर लोग देखते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बना है, हम भी इस तरह का सॉफ्टवेयर इस लैंग्वेज में इससे बेहतर बना सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी मशहूर होती है उसके अंदर किए जाने वाले काम की वजह से। तो इसके अलावा हमारे पास C लैंग्वेज है, C लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते थे। ठीक है, अब वैसे C लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती। तो ये एक ओवरव्यू था लैंग्वेजेस का। अब आते हैं ट्रांसलेटर्स पे। देखिए अब मसला ये है कि मशीन की लैंग्वेज है 0-1 बाइनरी मशीन, तो उसको समझती है। तो लो लेवल के अंदर हमारे पास मैंने बताया एक मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज है। अब मशीन लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं वो तो 0-1 में होता है, वो मशीन को डायरेक्टली समझ आ जाता है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में तो इस्तेमाल होते हैं निमोनिक्स, ये मशीन कैसे समझती है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज में तो हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे मशीन को समझ आते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस किसके लिए, बेसिकली लैंग्वेज के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शंस किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो उसे कैसे समझ आएगा, उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं जिन्हें लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी कहा जाता है। और ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं इनकी 3 टाइप्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में 0-1 में, ताकि कंप्यूटर को समझ आए। और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करते हैं 0-1 में मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके। ये ऐसे ही जैसे एक बंदे को चाइनीज़ आती है और अगर मुझे उर्दू आती है, तो दरमियान में एक ऐसा पर्सन खड़ा हो गया जो कि उर्दू भी जानता है, चाइनीज़ भी जानता है, वो मेरी बात को ट्रांसलेट करके उसको समझा रहा है और उसकी बात को ट्रांसलेट करके मुझे समझा रहा है। तो ये काम हाई लेवल है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में काम करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बजाय इसके कि हम मशीन लैंग्वेज में 0-1 का कोड याद करें, कंप्यूटर को समझाएं, उसमें लिखें, सीखें, और निमोनिक्स भी जो है वो ये मतलब असेंबली लैंग्वेज भी इसमें काम करना भी कदरे मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो हमारे लिए सीखना, समझना, पढ़ना, लिखना आसान होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए काम करना आसान हो गया। तो दरमियान में ट्रांसलेटर आ गए, ट्रांसलेटर खुद ही कन्वर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ने ट्रांसलेटर्स बनाए हुए हैं, C लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स हैं, C++ के हैं, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है
कि कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर वो पूरे प्रोग्राम को एक दफ़े रीड करता है और जितने उसके अंदर एरर्स हैं, अगर एरर्स हैं मतलब गलतियाँ, मिस्टेक्स, बग्स, वो हमें इकट्ठे ही बता देता है। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक एक लाइन करके रीड करता है, पहले एक एरर कहेगा इसको रिमूव करो, फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर दूसरे को रिमूव करो, फिर मैं आगे मूव करूँगा, तो एक एक करके एरर्स को जो है वो फाइंड आउट करता है। तो इसके बारे में खैर मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ कि कंपाइलर इंटरप्रेटर का अगर हम कंपैरिजन करें ना कि कौन सा बेहतर है, तो आपने ये याद रखना है कि जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर बेसिकली स्पीड के अतबार से अच्छा है, मतलब जल्दी प्रोग्राम कंपाइल होता है, एरर उसमें फाइंड हो जाते हैं एक साथ ही। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ना, वो इस लिहाज से अच्छा है कि जब हमने एरर को फाइंड करना है, एरर फाइंड करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये एक एरर रुका हुआ है इस लाइन पे, इस एक एक करके मतलब एरर्स को रिमूव करना, एरर्स को फाइंड करना इंटरप्रेटर के अंदर हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, ये कमेंट्स निकालिएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये एक ओवरव्यू था, ये इंट्रोडक्शन था, समझ लें इसका हमारे पास लैंग्वेजेस का। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो सी लैंग्वेज जो हमने पूरा कोर्स पढ़ना है वो आपके लिए आसान होगा। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं अब सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज जो है ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और सी लैंग्वेज की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसके जो बुक के अंदर चीज़ें मेंशन है वहीं तक हमने रहना। वैसे इसके पीछे बहुत, हम इसके पीछे जितनी भी लैंग्वेजेस थे हम उनकी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक लैंग्वेज थी बी लैंग्वेज एक बनाई गई थी, और उसको बनाया था केन थॉम्पसन ने। ये बंदे का नाम और डेट याद रखना, 1969 से 70 के अरसे के दौरान इसने इस लैंग्वेज को बनाया था, बी लैंग्वेज को। जब बी लैंग्वेज बन गई तो उसके बाद उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई, कुछ बेहतरी लेकर आए डेनिस रिची और कर्निगन, ये दो शख्स थे, डेनिस रिची और कर्निगन, कंप्यूटर इंजीनियर्स थे। इन दोनों ने क्या किया कि इस लैंग्वेज के अंदर तब्दीली की, बी लैंग्वेज को इन्हांस किया, बेहतर किया, और एक नई लैंग्वेज बन गई जिसका नाम उन्होंने सी लैंग्वेज रख दी, क्योंकि बी के बाद सी आता तो एनहांस वर्जन उसका सी, यानी कर्निगन एंड रिची सी, इन दोनों बंदों के नाम पर ये थी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो K&R लैंग्वेज थी, इसके बाद इसके अंदर कुछ, अच्छा ये सी लैंग्वेज कब बनी थी, डेट याद रखनी है, 1972 में सी लैंग्वेज बनाई गई थी, बेल लैब्स के अंदर बनाई गई थी। बेल लैब्स वाक़या है यूएसए के अंदर, ये भी याद रखना है, आपसे पूछ सकता है बेल लैब्स कहाँ वाक़या है, यूएसए के अंदर वाक़या है। तो बेल लेबोरेटरी, जिसे AT&T बेल लैब्स भी कहते हैं, AT&T ये इसका पूरा नाम है, AT&T बेल लैब्स, कहीं ये लिखा है तो मतलब एक ही। तो बेल लैब्स में सी लैंग्वेज को 1972 में बनाया गया था डेनिस रिची और कर्निगन ने, लेकिन बाद में डेनिस रिची ने अकेले इसके ऊपर काम किया। अच्छा, डेनिस रिची ने अकेले इसके ऊपर काम किया, इसको इम्प्रूव किया, तो फिर इसका नाम सिर्फ सी लैंग्वेज हो गया, K&R खत्म हो गया, सिर्फ सी लैंग्वेज हो गया। अच्छा, ये याद रखना है आपने कि शुरू में जो सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी, सी लैंग्वेज का अर्लियर वर्जन था, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलते थे वो सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबल थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सिर्फ चला करते थे। लेकिन बाद में इसके अंदर इंप्रूवमेंट आई और फिर हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसके अंदर बनाए जाने वाले सॉफ्टवेयर चलने लग गए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सी लैंग्वेज को जब डेनिस रिची ने अपने इसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऐड किए थे, स्टैंडर्ड से मुराद फंक्शंस वगैरह जो हम पढ़ेंगे, तो बाद में आंसी एक अदारा है, आपको पता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इस अदारे ने सी लैंग्वेज के अंदर मजीद अपने भी स्टैंडर्ड ऐड किए जो आज हम यूज़ करते हैं और सी लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ेंगे भी। तो आज सी लैंग्वेज किस हालत में मौजूद है, सी लैंग्वेज कौन सी हालत में मौजूद है, आंसी सी वाली हालत में मौजूद है। आंसी सी से मुराद है इसके अंदर वो डेनिस रिची, कर्निगन और पिछले भी सारे स्टैंडर्ड मौजूद हैं, और जो आंसी वाले हैं इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब इनके जो फंक्शंस हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो आज सी लैंग्वेज है वो आंसी सी वाली हालत में, स्टेट में हमारे पास मौजूद है। आप लोग तो आपस में ही बात कर रहे हैं, खैर हम आगे चलते हैं, पता नहीं आप लोग कहाँ पे चले गए हैं, इधर ध्यान करें। मैं बता रहा था कि अब सी लैंग्वेज जब हमने लिखना हो तो हमारे पास मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं, वेंडर कहते हैं बेचने वाले को। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर मतलब ट्रांसलेटर्स बना रखे हैं, और हम मार्केट से ऊपर परचेज़ करते हैं। उसके अंदर लैंग्वेज का जिस लैंग्वेज का वो ट्रांसलेटर होता है उस लैंग्वेज के मुताबिक हम उसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमारे कोर्स में जो है, जो रिकमेंडेड है हमारे कोर्स में, वो है टर्बो C++। टर्बो C++। अब टर्बो C++ एक ट्रांसलेटर है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताएं, टर्बो C++ एक ट्रांसलेटर है सी लैंग्वेज का। ठीक है,
और याद रखिएगा ये ट्रांसलेटर है सी लैंग्वेज का भी और C++ का भी। ये याद रखना है कि टर्बो C++ जो है ये ट्रांसलेटर है सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज का नहीं बल्कि C++ का भी, मतलब C और C++ दोनों के इसके अंदर काम किए जा सकते हैं, प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। तो टर्बो C++ बेसिकली ट्रांसलेटर तो है, लेकिन अब ये तो पता लग गया कि सी और सी लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर है ना, इसका मतलब है हाई लेवल के लिए है। तो हाई लेवल के लिए तो दो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो टर्बो C++ कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, ये बताएं जरा, कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है? अब कंपाइलर इंटरप्रेटर के काम करने में बड़ा फर्क है, कंपाइलर फास्ट होता है। तो अब मुझे बताएं कि कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है। तो याद रखिएगा कि आपने ज़हन में रखना है, अगर आप में से किसी को नहीं पता तो टर्बो C++ जो है वो एक कंपाइलर है, ठीक है, ये एक कंपाइलर है, ये आपसे पूछ सकता है। ओके, तो टर्बो C++ बोरलैंड इंटरनेशनल वालों की इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब इन्होंने इसको बनाया हुआ है। तो टर्बो C++ का जो इंटरफेस है बुक में आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का इंटरफेस होता है, बाकी प्रैक्टिकल इसके करवाए हुए मैंने, तो वो आप देख लेंगे यूट्यूब के ऊपर भी। तो जो टर्बो C++ है इसके अंदर हम जब प्रोग्राम लिखना होता है, इसका जो इंटरफेस होता है उसको अपने सामने रखें ज़रा। और जी बिल्कुल सही आंसर है आपका, कंपाइलर इमशा ईशा हदीजा कंपाइलर है। अच्छा, अब इसके अंदर ना आपने याद रखना टर्बो C++ के ऊपर ना एक मेन्यू बार होती है। उस मेन्यू बार के अंदर जितने भी मेन्यूज होते हैं उन मेन्यूज का जो पहला वर्ड होता है ना वो रेड हुआ होता है। उसका मकसद ये होता है कि अगर आपने माउस के जरिए क्लिक किया तो मेन्यू तो ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कीबोर्ड से करना है तो ऑल्ट के साथ वो वाला बटन प्रेस करें। मतलब अगर मैं Alt+F करता हूं तो फाइल का मेन्यू ओपन हो जाएगा, Alt+W करूंगा तो विंडो का मेन्यू ओपन हो जाएगा, Alt+H करने से हेल्प का मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो उस मेन्यू को ओपन करने के लिए ऑल्ट के साथ उस बटन को प्रेस करना होता है जो रेड हुआ होता है ऊपर। ये MCQ आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे रन है, रन का मेन्यू ओपन करने के लिए Alt+R करते हैं तो रन का मेन्यू ओपन हो जाता है। अच्छा जी, अब जब हमने इसको प्रोग्राम को कैसे हम क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम, क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम इन टर्बो C++। टर्बो C++ के अंदर हम ये प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं सी लैंग्वेज का, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्पीडली बताऊंगा क्योंकि बच्चों आपको पता टाइम कम होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ बताऊँ, कोई चीज़ स्किप ना करूँ। तो मैं स्पीडली बताऊँगा, इसको आपने जहन में रखना है, बाद में इसको रीड भी करना है, समझे ज़रा ध्यान से। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम राइट करना है। प्रोग्राम राइट करने के लिए आपने ऊपर फाइल के मेन्यू पे क्लिक करना है। जब फाइल का मेन्यू ओपन हो जाएगा, जैसे Alt+F करें या माउस से क्लिक कर दें, तो आगे ऑप्शन आती है न्यू की। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, एक ना ब्लू कलर का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और वो जो ब्लू कलर का इंटरफेस है वो टर्बो C++ का एडिटर है। एडिटर से मुराद जिसके अंदर हम प्रोग्राम एडिट करते हैं, राइट करते हैं। और वो जो एडिटर है टर्बो C++ का वो हमें प्रोवाइड करता है IDE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जो मैंने ये डेटाबेस में बताया था। MS एक्सेस भी हमें प्रोवाइड करते हैं IDE, MS वर्ड भी प्रोवाइड करता है और एक्सेल भी करता है, जिससे मुराद है कि हम इसके अंदर प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये सारे ऑपरेशन। अच्छा, अभी एडिटर को आप बुक सामने रखें, इसमें गौर करें इस एडिटर में कि आपको टॉप राइट कॉर्नर पे एक एरो नजर आएगा, उसका मतलब होता है फुल स्क्रीन करने के लिए। क्योंकि ये जो एडिटर है ना ब्लू कलर का, इसके नीचे एक वाइट एरिया आपको नजर आ रहा होता है, वो जो वाइट एरिया होता है उसे मैसेज स्क्रीन कहते हैं। मतलब दो हिस्सों में डिवाइड होती है हमारी स्क्रीन टर्बो C++ की। एक एडिटर होता है टेक्स्ट एडिटर जिसमें प्रोग्राम लिखते हैं ब्लू कलर का, और उसके नीचे जो एरिया होता है डॉटेड एरिया होता है व्हाइट कलर का, उसका मतलब होता है मैसेज स्क्रीन। कोई एरर आता है या कोई हमें कोई नोटिफिकेशन उसने हमें दिखाना है, कोई एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमें वहाँ से दिखा देता है, ठीक है, वो नीचे मैसेज स्क्रीन होती है। इसके बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक बॉक्स नजर आएगा, वो बेसिकली रूलर होता है जो बता रहा होता है कि यहाँ से आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा, जैसे रूलर उसमें MS वर्ड में हमने पढ़ा था। तो ये उसकी स्क्रीन होती है। अच्छा, यहाँ पे एंटी टेस्ट का एक MCQ है, आपने वो याद रखना है। सेकेंड ईयर के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं था, ना ही आपको बताया गया होगा। अगर आप देखें ना वो जो इंटरफेस है टर्बो C++ का जो डायग्राम बनी हुई है, उसके नीचे ना उसने शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से क्या होता है। ये शॉर्टकट कीज आपने याद रखनी है फंक्शन कीज के साथ। ये नीचे फंक्शन कीज लिखी हैं F10 F9 वगैरह, वो आपने याद रखनी है। अच्छा, तो हदीजा का क्वेश्चन है, सर आपने कहा था हाई लेवल लैंग्वेजेस आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, देन सी किस पर्पस? सी लैंग्वेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ये याद करें, लिख लें। सी लैंग्वेज के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते थे, पहले बनते थे, अब तो हर सी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते थे, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बनाए जाते थे। अच्छा जी, तो
मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो जो हमारे पास टर्बो C++ का इंटरफेस बना हुआ है ना, बुक में डायग्राम है, उसके नीचे ना शॉर्टकट कीज लिखी हैं, वो आपने याद रखनी। अच्छा, जब हम प्रोग्राम राइट कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम को राइट किया, जब हम प्रोग्राम राइट कर लेते हैं तो उसके बाद उसको हम सेव करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, ताकि हमारे पास हमारा रिकॉर्ड हो। प्रोग्राम को सेव करने की शॉर्टकट की वहीं लिखी हुई है जो भी मैंने बताया, F2 शॉर्टकट की है, यहाँ फिर फाइल के मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे सेव की ऑप्शन आ जाती है, लेकिन शॉर्टकट की भी याद रखनी है। जब हम सेव करते हैं ना तो वो हमसे 3 चीज़ें पूछता है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, 3 चीज़ें पूछता है, बड़ी अहम बात पाने लगा मैं MCQ के वाले से हमें 3 चीज़ें पूछता है। एक तो पूछता है फाइल का नेम क्या रखना है भाई, दूसरी चीज़ वो कहता है कि यार इसकी लोकेशन तो बताओ कहाँ मैंने इसको सेव करना है, तीसरी चीज़ वो कहता है कि इसकी एक्सटेंशन भी बता दो यार साथ ही। अब अगर हम कहते हैं नहीं यार हमने ना नाम बताना है, ना लोकेशन बतानी, ना एक्सटेंशन बतानी, अगर हमने नाम रख दिया कोई उसका, मतलब मैंने रखा माई प्रोग्राम, तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने प्रोग्राम का नाम रखा ही नहीं कोई फाइल का, तो बाय डिफॉल्ट नाम क्या होगा, ये चीज़ याद रखनी है। बाय डिफॉल्ट नेम होता है नो नेम 00, नो नेम 00 बाय डिफॉल्ट नेम है, याद रखना है। लोकेशन अगर मैं सेट कर देता हूं तो ठीक है, और अगर हाँ जी जैसे विंडो, ये जो क्वेश्चन किया हम जाने, हाँ जी जैसे विंडो है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, लोकेशन अगर मैं सेट कर देता हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं लोकेशन सेट नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट सी जो हमारी ड्राइव होती है, सी ड्राइव के अंदर TC के नाम से एक फोल्डर बना होता है, TC के अंदर बिन के नाम से एक फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारी ये फाइल सेव हो जाती है। बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये होती है, अगर हमने सेट कर दी तो ठीक है। एक्सटेंशन समझे जरा बड़े ध्यान से, एक्सटेंशन रखेगा तो ये आपने याद रखना है, बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन रखी जाती है वो .cpp है। और ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है कि वो आपसे पूछ सकता है कि जो CPP एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन वाली फाइल में कौन कौन से प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं। अगर एक्सटेंशन है .c तो इसके अंदर सिर्फ C का प्रोग्राम लिखा जा सकता है, C++ के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन अगर एक्सटेंशन है .cpp यानी C++, तो इसके अंदर हम C लैंग्वेज के भी स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, C++ के स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया इस बात पे तो इसको जो है लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने की है। तीसरी चीज़ जो है, जब हम सेव करते हैं तो हम उसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल से क्या मुराद है? वीडियो ठीक हो गई है मेरा ख्याल है, अब चेक करें ज़रा, चेक करें दोबारा, वीडियो मेरा ख्याल है ठीक हो गई है। अच्छा जी, तो कंपाइल हम करते हैं सेव करने के बाद। कंपाइल से क्या मुराद है? कंपाइल का मतलब ये होता है कि अपने प्रोग्राम को, अब ये देखें जो हमारी फाइल सेव हुई है किस में सेव हुई है, .c या .cpp में, तो ये कौन सी फाइल है? सोर्स फाइल है, याद रखिएगा। वो फाइल, वो कोड, वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स फाइल कहलाता है। तो अभी तो ये जो फाइल सेव हुई है हार्ड डिस्क के ऊपर, तो सोर्स फाइल है, मतलब इंग्लिश में इसके अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, कंप्यूटर को तो समझ ही नहीं आएगी इसकी, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से मुराद ये है कि सोर्स फाइल को कन्वर्ट कर लेना ऑब्जेक्ट फाइल में ताकि उसको समझ आए। तो कंपाइलिंग का अमल क्या कहलाता है कि सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना। तो जब हमारी फाइल को वो ट्रांसलेट करेगा और कन्वर्ट करेगा 01 में, तो एक नई फाइल प्रोड्यूस होगी, जो कौन सी होगी? ऑब्जेक्ट फाइल होगी। और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है .obj। ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है ये तब तक नहीं बनती जब तक एरर, सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं होता। हमारा जो कंपाइलर है ये कंपाइलिंग के टाइम पे सिंटैक्स एरर निकालता है, याद रखना है। सिंटैक्स एरर रिमूव होता, डिटेक्ट होता है कंपाइल टाइम पे, ठीक है। सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं? ऐसा एरर जो सिंटैक्स में हम गलती कर दें। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स कहते हैं रूल, प्रोग्राम लिखने का रूल, असूल। जैसे मैं उर्दू बोल रहा हूँ, उर्दू बोलने का असूल है, मैं असूल को फॉलो कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही, ठीक है। तो वो कहता है भाई मैं तब तक 01 में कन्वर्ट नहीं करूंगा, तब तक ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाऊंगा जब तक आप इसके अंदर से सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं करोगे। तो क्यों भला? अब देखें एक बंदा चाइनीज है और मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मैं उर्दू बोलता हूँ और मेरी उर्दू की में ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, तो जो ट्रांसलेटर दरमियान में खड़ा हुआ है, जो उसने कन्वर्ट करके बताना है, उसी को समझ नहीं आएगी। वो कहेगा भाई तुम तो सही बोलो ताकि मैं कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है ना। तो वो कहेगा पहले अपना सिंटैक्स सही करो। इसी तरह से हमारा कंपाइलर तब तक ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता जब तक सिंटैक्स एरर नहीं निकालता। सिंटैक्स एरर जो है वो निकल आता है किस टाइम पे? कंपाइल टाइम पे। तो हमें बताता है भाई ये एरर्स हैं, इनको पहले रिमूव करो, फिर मैं ऑब्जेक्ट फाइल बनाऊंगा। तो फिर हम रिमूव करते हैं, वो फिर उसको रीड करता है, अगर फिर एरर है तो फिर बता देगा, अगर नहीं है तो वो फिर ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा जिसकी एक्सटेंशन होगी .obj। अच्छा, कंपाइलिंग के बाद अगला जो प्रोसेस है वो होता है लिंकिंग का। अब ये आपने लिंकिंग समझनी है। हाँ, एक और बात,
हम कंपाइल कैसे करते हैं? कंपाइल के लिए ऑल्ट प्लस F9 की शॉर्टकट की होती है, या फिर ऊपर एक मेन्यू होता है कंपाइल का, उसके आगे ऊपर एक मेन्यू होता है रन का, उसके ऊपर क्लिक करके कंपाइल करके हम कर सकते हैं। बहरहाल ये जो कंपाइल है इसके लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F9, ये शॉर्टकट कीज भी याद रखनी है। अच्छा, लिंकिंग से क्या मुराद है? लिंकिंग समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी फाइल किसे कहते हैं। लाइब्रेरी फाइल, अब मैं लाइब्रेरी फाइल आपको समझाऊंगा। ये जो अब मैं कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूं ये समझ लें जरा ध्यान से। ओके, तो ध्यान से समझें जरा। लिंकिंग करने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी फाइल को समझना जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, बात समझें। कंपाइलिंग हो गई, ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। ओके, जब ऑब्जेक्ट फाइल बन गई तो कंप्यूटर उसको रीड तो कर सकता है, क्योंकि वो 01 में ऑब्जेक्ट फाइल वही है ना जो 01 में, कंप्यूटर उसको रीड तो कर सकता है। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे आपके सामने किताब पढ़ी हुई है, आप उसको पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं ले सकते उस्ताद के बगैर। अब सी लैंग्वेज जैसे आपने जब पढ़ी फर्स्ट टाइम, तो टीचर अगर ना होता कोई आपके पास, तो आपको सी लैंग्वेज की कख समझ नहीं आनी थी। तो सी लैंग्वेज या कोई भी किताब समझने के लिए आप उसे पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है वो आपसे, आप हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश में आप रीड कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं आपको समझ आ रहा। ऐसा ही कुछ सीन हमारे कंप्यूटर के साथ है विद द ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल जो बनी है वो उसको रीड तो कर सकता है, लेकिन उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसके जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनका काम क्या है वो उसको पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। तो वो जिस बंदे ने लैंग्वेज बनाई है, डेनिस रिची, यानसी वाले जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उन्होंने इन स्टैंडर्ड्स, इन स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बुक में मेंशन है। इन स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन, वो स्टेटमेंट जो प्रोग्राम में लिखी है, इनकी डेफिनेशन, इनकी इंस्ट्रक्शन, इनका मायने, इनका मतलब सेव किया गया है लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। तो कंप्यूटर क्या करता है, हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑब्जेक्ट फाइल को रीड करता है और उसको रीड तो कर लिया, लेकिन उसकी डेफिनेशन लेने के लिए किसके पास जाता है? अपनी लाइब्रेरी फाइल के पास जाता है। तो जब लाइब्रेरी फाइल के पास जाता है वहां से उसका मतलब पता लग जाता है, फिर उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, मतलब पढ़ लेता है, फिर उसके पास जाता है, हाँ भाई स्टेटमेंट का क्या काम है। लाइब्रेरी फाइल से स्टेटमेंट का मतलब निकालता है, उसका काम निकालता है, उसकी वर्किंग निकालता है, और फिर आगे जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो लाइब्रेरी फाइल के अंदर डेफिनेशन पड़ी होती है नीचे यूज होने वाली स्टेटमेंट्स की, ठीक है। अब हम कैसे लाइब्रेरी फाइल लिखते हैं? हमारा कोई इससे इतना काम नहीं, लाइब्रेरी फाइल हमने बनाई नहीं है, हमें सिर्फ इनका नाम आना चाहिए, वो मैं आगे तरीका बताता हूँ कैसे लिखते हैं। हम प्रोग्राम लिखने से पहले ये लाइब्रेरी फाइल के नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, वो जब भी प्रोग्राम को रीड करता है, जब ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है उसकी इंस्ट्रक्शन लाइब्रेरी फाइल से निकाल लेता है। तो वो जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी है उसको ऊपर लाइब्रेरी फाइल्स के साथ कंबाइन करना, ये अमल कहलाता है लिंकिंग। क्योंकि कंबाइन करेंगे तो कंप्यूटर को समझ आएगी ना इसका क्या मतलब है। और इन लाइब्रेरी फाइल्स को समटाइम्स हेडर फाइल्स भी कहा जाता है। इनके अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, वो आपके कोर्स में नहीं। तो लाइब्रेरी फाइल को हम हेडर फाइल कहा जाता है। तो ये जो हेडर फाइल्स हैं इनके साथ लिंक करना ऑब्जेक्ट फाइल को, ये अमल कहलाता है लिंकिंग का। और लिंकिंग करने के लिए ऊपर लिंक का ऑप्शन होता है, वहां से हम लिंकिंग करते हैं। अब यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल कंबाइन हो जाती है किसके साथ? लाइब्रेरी फाइल के साथ। और लाइब्रेरी फाइल के साथ जब ऑब्जेक्ट फाइल कंबाइन होती है ना, तो एक नई फाइल बन जाती है, एक नई फाइल प्रोड्यूस होती है। जैसे कंपाइलिंग टाइम पे डॉट फाइल बनी थी, ऑब्जेक्ट फाइल बनी थी, इस टाइम पे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। जब ऑब्जेक्ट फाइल कंबाइन होती है लाइब्रेरी फाइल के साथ तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है जिसकी एक्सटेंशन होती है डॉट एक्जी, यानी एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। अब ये फाइल जो एग्जीक्यूटेबल होती है ना, ये रन होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको सिर्फ हमने रन करना है, एग्जीक्यूट करना है या लोड करना है। तो नंबर 5 पे हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की जो शॉर्टकट की होती है, एग्जीक्यूट, रन, प्रोसेस, ये इनका मतलब एक ही है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F9, ठीक है। और जब एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे कंपाइलर का जो टर्बो C++ है उसके अंदर एक प्रोग्राम है जिसे कहते हैं लोडर। लोडर क्या करता है कि जो फाइल पड़ी हुई है एक्जी फाइल, हार्ड डिस्क में जो बनी है, एक नई फाइल बनी है एक्जी फाइल, इसको उठा के भेज देता है किसके अंदर? रैम के अंदर, के अंदर, फिर रैम के अंदर जैसे ही फाइल जाती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो लोडर का क्या काम है? लोड करना हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल को फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी और रैम। और एक लिंकर होता है जो कि लिंक करता है ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ और एक्जी फाइल प्रोड्यूस करता है। अब अगर
हम बात करें कि ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर आते हैं तो एरर की 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह के एरर आ सकते हैं, हम 3 तरह की गलतियां कर सकते हैं, एरर को बग भी कहा जाता है। वो एरर्स कौन कौन से हैं? एक होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल, और तीसरा होता है रन टाइम। पहले सिंटैक्स एरर के बारे में आपको बता चुका हूँ। सिंटैक्स एरर जब हम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, लाइक रूल है सी लैंग्वेज के अंदर कि आपने एक फंक्शन लिखना है ना क्लियर स्क्रीन, और आपने इस तरह लिखना है CLR, ये इस तरह लिखना है। तो अगर मैं ये सेमीकोलन मिस कर देता हूँ, अगर मैं ये L मिस कर देता हूँ, या मैं क्लियर स्क्रीन के पूरे स्पेलिंग लिख देता हूँ, गलत हो जाएगा, सिंटैक्स की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, सिंटैक्स एरर कहाँ पे डिटेक्ट होता है? एट द टाइम ऑफ कंपाइलिंग। अच्छा, लॉजिकल एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर के बारे में 3 बातें याद रखनी। ये वो एरर है जो कि तलाश करना सबसे मुश्किल है, ये वो एरर है जिसको हमारा कंपाइलर डिटेक्ट करता ही नहीं, उसको पता नहीं लगता एरर है, और ये वो एरर है जो आउटपुट में हमें पता लगता है कि गलत है, एरर आ गया। आउटपुट जब हम देखते हैं ना इसकी, जब प्रोग्राम रन होता है आउटपुट आती है, वहां हमें पता लगता है प्रोग्राम में कोई मिस्टेक है। डिफिकल्ट फाइंड करना क्यों है इसको? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसने डिटेक्ट ही नहीं किया, उसने बताया नहीं कि भाई एरर आया। बाकियों को बता देता है कहाँ एरर, लाइन भी बता देता है कंपाइलर कि इस लाइन पे एरर है, इसमें डिटेक्ट ही नहीं करता। तो लॉजिकल एरर की मिसाल ऐसे है, जैसे मैंने लिखना था a+b, मैंने लिख दिया a/b, तो आंसर कुछ और आना चाहिए था, आंसर कुछ और आ गया। ठीक है, जैसे मैंने कैलकुलेटर पे 2+3 करना था, मैंने गलती से 2 × 3 कर दिया, मुझे आंसर चाहिए, मुझे पता है कि आंसर 5 आना है, लेकिन वहां पे 6 आ गया, क्योंकि मेरी गलती है, मैंने मल्टीप्लाई किया, उसको तो नहीं ना पता इसने प्लस करना था, उसके लिए तो ठीक है। तो वो कहीं पे डिटेक्ट ही नहीं होता, आउटपुट रॉन्ग आ जाती, फिर हम कहते हैं यार कहीं कोई लॉजिकल एरर आया, क्योंकि अगर सिंटैक्स एरर या रन टाइम होता तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता। अच्छा, रन टाइम एरर जो है वो हमारा कंपाइलर डिटेक्ट कर लेता है, और रन टाइम एरर कहाँ डिटेक्ट करता है? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग जब होती है, ऊपर कहीं रन टाइम अगर एरर हो, ऑब्जेक्ट फाइल भी बन जाती है, लिंकिंग भी होती है, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो रन टाइम एरर आता है। रन टाइम एरर क्या होता है? जब हम अपने कंप्यूटर को, प्रोग्राम को कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। इलीगल से मुराद है ऐसा काम करने के लिए कह दिया कि वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें, ठीक है, log 1 कर लें, log 1 भी करें तो उसका भी कोई आंसर नहीं होता। कोई ऐसा काम जो कि इलीगल है, जिसका कोई आंसर ही नहीं है दुनिया में, तो वो काम जो है जब होगा तो रन टाइम एरर आ जाएगा। ईशा का क्वेश्चन है सर, पुअर लॉजिक का क्या मतलब है? पुअर लॉजिक यही होती है कि प्रोग्राम को बनाने, देखें जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसकी एक लॉजिक होती है, प्रोग्राम बनाने की एक लॉजिक होती है। अगर लॉजिक ही हमारी गलत है, हमारी लॉजिक ही पुअर है, फॉर एग्जाम्पल आपने करना था इंटीजर a = 7, ठीक है, अब ये लॉजिक है, हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं इंटीजर a डिक्लेयर कर दिया, नीचे a की वैल्यू प्रिंट कर दी, प्रिंट f %d a की वैल्यू प्रिंट कर दी, और उसके नीचे जाके हम लिख रहे हैं a = 7। ये लॉजिक ही पुअर है, ठीक है। ये मैंने छोटी सी एक मिसाल दी है। अब वैल्यू नीचे दे रहे हैं, प्रिंट उसको पहले कर रहे हैं, तो क्या करेगा? गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब ना तो वो कहेगा कि ये एरर है, ना सिंटैक्स एरर, ना रन टाइम एरर, तो गार्बेज वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएगी। हम कहेंगे, अब पता है आपको गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट, मेरा ख्याल है आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अगले चैप्टर में 9 में बता दूँ। तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, वो कहेगा भाई, हम कहेंगे यार हमने तो वैल्यू 7 दी थी, तो लॉजिक ही हमारा गलत है, प्रोग्राम को बनाने की तरतीब ही गलत हो गई, हमारा लॉजिक ही गलत है। तो ये भी एक मिसाल है लॉजिकल एरर की, कि पुअर लॉजिक हो अगर हमारा, या रॉन्ग लॉजिक फॉलो करें, ये रॉन्ग लॉजिक भी कहला सकता है, ठीक है। या फिर ये जो मिसाल मैंने आपको दी है कि a+b करने की बजाय a/b कर दें, ठीक है। तो ये एरर्स थे, और एरर किस टाइम पे डिटेक्ट होता है, कौन सा, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद जब एरर हम रिमूव कर लेते हैं, हमारे प्रोग्राम रन भी हो जाता है, तो फिर आगे क्या होता है? नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो 2 तरह की हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम प्रोग्राम के पार्ट्स कर सकते हैं, मतलब एक बड़े प्रोग्राम को टुकड़ों में, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखना, चैप्टर नंबर 13 में हम ये काम करेंगे, स्ट्रक्चर वाला। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर हम प्रोग्राम के पार्ट्स नहीं बना सकते, पूरे प्रोग्राम को एक ही जो है ना वो ब्लॉक में लिखना पड़ता है। ये अनस्ट्रक्चर थोड़ी मुश्किल होती है, स्ट्रक्चर आसान होती है। अच्छा, अब सी प्रोग्राम को लिखने के, सी प्रोग्राम जो होता है ना, सी, इसके 2 हिस्से होते हैं, याद रखना। सी प्रोग्राम में कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश के साइन से स्टार्ट होती हैं। ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड, एक है हैश डिफाइन। हैश इंक्लूड इस्तेमाल होती है वो जो लाइब्रेरी फाइल्स नहीं हमने पढ़ी, उनको लिखने के लिए
हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक हेडर फाइल है। अब stdio की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h एक्सटेंशन है हेडर फाइल की, ठीक है। इस तरह हम हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं ऊपर विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहाँ पे एक अहम सेंटेंस बोलने लगा हूँ, ज़हन में रखना है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर द कमांड फॉर सी प्री प्रोसेसर। सी प्री प्रोसेसर क्या है? जिस तरह से हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर लिंकर है, जिस तरह हमारे टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर लोडर है, इस तरह सी प्लस प्लस टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर सी प्री प्रोसेसर भी होता है, जिसका क्या काम है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले जो असेंशियल इंफॉर्मेशन है प्रोग्राम से वो कलेक्ट कर लेना। तो जो हमारा सी प्री प्रोसेसर है वो क्या करता है, वो इन इंस्ट्रक्शंस के पास आता है सबसे पहले, जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाती हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के पास प्री प्रोसेसर जो हैं ये कमांड्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, किसके लिए? सी के प्री प्रोसेसर के लिए। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले वो ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, उसे पता लग जाता है हेडर फाइल्स लगी हुई हैं, इनको ऑब्जेक्ट फाइल को इनके साथ कंबाइन कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये जो है इंस्ट्रक्शंस है किसके लिए? सी प्री प्रोसेसर के लिए। ओके, उसके बाद नीचे हम अपना प्रोग्राम लिख देते हैं पूरा, मेन फंक्शन लिख के। अब ये जो फंक्शन मेन हम लिखते हैं, इसके अंदर ये जो हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है, और ऊपर जो हम लिखते हैं वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन होता है। और ये जो मेन फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बारे में जो बातें बताने लगा ये अहम है। मेन फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब पहले से बना हुआ है। मेन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में लिखा जाना जरूरी है, और मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन हर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हमें आपको नजर आएगा, कोई ऐसा प्रोग्राम होगा नहीं जहाँ मेन फंक्शन ना हो, इसका होना जरूरी है। इनको कर्ली ब्रेसेस को हम कहते हैं डेलीमीटर्स, ठीक है। इनके अंदर, इसके अंदर जो कुछ लिखा है फंक्शन की बॉडी का हिस्सा कहलाता है, और ये जो लाइन होती है ये फंक्शन का हेडर कहलाता है, ठीक है। ये लिख लें, बुक में लिखा नहीं हुआ, चैप्टर 13 में लिखा हुआ। और जब भी हम सी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, हर स्टेटमेंट के लास्ट पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन को कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है? हर स्टेटमेंट को एंड करने वाला, हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने वाला, जिससे हमारे कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ एंड हो गई है, अगली स्टेटमेंट जो है वो आगे जाके आएगी, ठीक है। मतलब अगली पे लाइन पे जो कुछ लिखा हुआ है वो अलग है, यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गई है, इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। और एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास होती है हैश डिफाइन। इसका ये काम होता है कि ये कांस्टेंट मैक्रो बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कांस्टेंट मैक्रो से क्या मुराद है? एक ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट है, मैंने उसको कांस्टेंट ही रखना है प्रोग्राम के अंदर, मैं चाहूं भी तो चेंज ना हो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर प्रोग्राम के ऊपर ही मैं लिख दूंगा हैश डिफाइन, और आगे लिख दूंगा कांस्टेंट मैक्रो का नेम, फॉर एग्जांपल ए, और इसको वैल्यू दे देता हूं 29। इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाना। अब नीचे प्रोग्राम के अंदर जहां जहां मैं ए लिखूंगा उसका मतलब होगा उसकी वैल्यू होगी 29। इवन कि अगर प्रोग्राम के अंदर मैं a = 27 नीचे चेंज भी कर देता हूं तो वो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हैश डिफाइन लगा के उसको फिक्स कर लिया है, उसको मैंने कांस्टेंट बना लिया है, कांस्टेंट मैक्रो बना लिया। तो यहाँ पे कांस्टेंट मैक्रो नेम क्या है? a है, और वैल्यू उसकी 29, और उसकी जगह कोई एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस की खसूसियात। हाई लेवल लैंग्वेजेस आसान होती हैं, इनको डीबग करना आसान होता है, एरर्स को फाइंड करना आसान होता है, इनको समझना आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। मशीन इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि इनके अंदर बनाए जाने वाला जो प्रोग्राम है वो किसी भी टाइप के कंप्यूटर में चल सकता है। इंटेल के कंप्यूटर में, मोटरोला के कंप्यूटर में, AMD के प्रोसेसर में, एथलोन में, कोई भी टाइप का प्रोसेसर हो, किसी भी जनरेशन का उसमें चल जाएगा। तो इसी मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर नहीं चल रहा तो बाहर चल जाएगा, इसे कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंट। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये सारी की सारी आसान होती हैं। इनमें मशीन के आर्किटेक्चर को समझना ज़रूरी नहीं होता। मतलब अगर आपको रजिस्टर, मशीन आर्किटेक्चर से मुराद चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में जो हमने पढ़ा था, अगर किसी बंदे को नहीं पता रजिस्टर्स क्या होते हैं तो वो इन हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम फिर भी कर सकता है, और उसे रजिस्टर्स का पता होना ज़रूरी नहीं है। जबकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर रजिस्टर्स का पता होना ज़रूरी है। AX रजिस्टर, BX, CX जो हमने पढ़े थे। असेंबली लैंग्वेज में काम करना जो है वो रजिस्टर्स के बगैर नामुमकिन है, रजिस्टर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी हाई लेवल लैंग्वेज, और ये थी सी लैंग्वेज, और ये इसका एक ये इसका जो स्ट्रक्चर था। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और नीचे फंक्शन मेन। फंक्शन मेन के अंदर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, और ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के 2 टाइप्स हैं, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। अब बुक में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने एक दफ़ा
उनको देख लेना है, उनको पढ़ लेना है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने आपको बताएं। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ करते हैं, जो टेस्ट है आपका वो भी आएगा आपके सामने, तो उसको देखें, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और आज नहीं तो कल मैं सी लैंग्वेज के भी एमसीक्यूज़ campus.pk पे अपलोड कुछ और मज़ीद कर दूंगा जो इन टेस्टों में नहीं होंगे। ठीक है जी।